स्पीड स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का मतलब होता है कि अगर कोई मूवेबल बॉडी कितना स्पीड से चल रहा है और कितना वेलोसिटी पर वो चल रहा है। वेलोसिटी का मतलब वेग, यानी कि वो कितना मीटर पर सेकंड से वो जो स्पीड है उसका चल रहा है। कोई अगर गाड़ी है उसका स्पीड कितना है, कितना मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो मूव कर रहा है, यही होता है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि हम डिस्टेंस मतलब दूरी और टाइम मतलब समय, और स्पीड जो होता है और डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस न कमता है न ज्यादा होता है। अगर हम स्पीड को ज्यादा करेंगे तो टाइम कम लगेगा, और टाइम को अगर स्पीड को हम कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस जो हमारा वो बराबर ही रहेगा। हम समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर एक ये पॉइंट से जब बी पॉइंट तक कोई मूवेबल बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाती है, तो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी जो है 3 किलोमीटर है, तो अगर यहाँ पर जो मूवेबल बॉडी है उसका स्पीड अगर ज्यादा रहेगा तो उसे समय कम लगेगा। अगर उसका स्पीड अगर कम में चलेगा, यानी कि उसका वेलोसिटी कम रहेगा, तो वो ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन अगर वो चाहे स्पीड चले चाहे वो कम स्पीड में चले, वो जो डिस्टेंस है मेरा ए से बी पॉइंट का 3 किलोमीटर, वो उतना ही पर रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ना वो कमेगा ना वो बढ़ेगा। इस पर डिपेंड होगा, लेकिन डिस्टेंस जो हमारा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्पीड को अगर तेज करेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, समय कम लगेगा। लेकिन जब हम स्पीड को कम करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर ही रहेगा, ना कमेगा ना वो बढ़ेगा। ये होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब है वेलोसिटी बराबर क्या होता है। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम। ये होता है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब है कि स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। जो स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो वेलोसिटी होता है वे वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। और स्पीड जो होता है
वे इक्वल जो स्पीड होता है इक्वल वेलोसिटी का स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी का इक्वल भी हो सकता है, या तो वेलोसिटी से वो क्या हो सकता है, वेलोसिटी से यानी कि स्पीड ज्यादा होगा। चाहे तो स्पीड जो है वेलोसिटी के बराबर होगा, या तो स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी से ज्यादा होगा। और जो वेलोसिटी होता है, जो वेलोसिटी होगा वो तो स्पीड के बराबर होगा या तो स्पीड से लेस होगा। स्पीड जो होता है वेलोसिटी के बराबर हो सकता है या तो वेलोसिटी से ज्यादा होगा, लेकिन वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड के बराबर हो सकता है या वो स्पीड से कम हो सकता है। और जो स्पीड होता है वो रिलेटेड होता है डिस्टेंस से। जो स्पीड होता है वो रिलेटेड होता है डिस्टेंस से, और जो वेलोसिटी होता है वो रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से। और हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से और डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डी से। स्पीड एंड वेलोसिटी में स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी का होता है और वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी का होता है। और स्पीड जो होता है वेलोसिटी के बराबर होगा या तो वेलोसिटी से ज्यादा होगा, या स्पीड जो होता है डिस्टेंस से रिलेटेड होता है और वेलोसिटी जो होता है स्पीड के बराबर होगा या तो स्पीड से कम होगा, लेस होगा। और जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। यही था आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। अगला टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी को हम कन्वर्सन ऑफ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ टू एसआई यूनिट, किस प्रकार से हम कन्वर्सन करेंगे कॉमर्शियल यूनिट को एसआई यूनिट में। सबसे पहले 1 किलोमीटर में जो होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अब हम 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। वो कैसे आता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, उसको हम सोल्व करके लाएंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर्स में जो होता है वो 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर्स में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब इसको क्या करेंगे, 1 आवर्स में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इस दोनों को अगर 16 गुने मिनट 16 मिनट और 16 सेकेंड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 3600 सेकेंड। यानी कि 1 आवर्स में जो होता है वो 3600 सेकेंड होता है। अब है 3600 सेकेंड और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो हम यहाँ पर 1000 मीटर लिखेंगे और 1 जो आवर्स है 1 आवर्स में 3600 सेकेंड होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3600। अब है इसको हम सोल्व करेंगे। अब 2 से 5 और 18 यानी कि 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। यही था आपका कन्वर्सन ऑफ कमर्शियल यूनिट
टू SI यूनिट। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमको 90 किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर को 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 90 गुने अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम 5/18 लेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 18×5 = 90 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम 90 किलोमीटर को अगर हम कन्वर्ट किए मीटर पर सेकेंड में तो जो आया वो 25 मीटर पर सेकेंड आया। यही था आपका कन्वर्सन ऑफ कमर्शियल यूनिट टू SI यूनिट। ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल करता है 16 मिनट में 4 सेकेंड, 16 मीटर जो ट्रेवल करता है वो 4 सेकेंड में करता है। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है 16 मीटर 2 सेकेंड में ट्रेवल करता है। तो पूछा एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड बराबर का हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो जो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी जो है 16 मीटर है। मान लेते एक सड़क है जो जिसकी दूरी 16 मीटर है और वो जो चला है 4 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक वो चला है 4 सेकेंड में। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो भी 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो जो ट्रेवल किया है उसका टाइम था 2 सेकेंड। और फॉर्मूला में एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है यानी कि पूरी डिस्टेंस और टोटल टाइम का मतलब होता है पूरा समय। यानी कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस यानी कि 16 मीटर और दूसरी ओर भी 16 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि एवरेज स्पीड को हम ए से और स्पीड को एस से बराबर टोटल डिस्टेंस 16 मीटर और 16 मीटर। तो 16 प्लस 16। अब है जो टाइम है वो पहला का 4 सेकेंड और दूसरा का 2 सेकेंड, यानी कि 4 प्लस 2 16 16 32 और 4 और 2 6, यानी कि 32/6 मीटर पर सेकेंड वो क्या किया ट्रेवल किया। यही था आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो हमारा आया है वो 32/6 मीटर पर सेकेंड। तो अक्सर कोई व्यक्ति दुबला होने लगता है, उनके शरीर में पसीना आने लगता है और उसके आंखें भी निकलने लगती है। आइए हम 1 मिनट के बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमारे बॉडी में यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है वो हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर हमारे बॉडी में जो मेंटेन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो मेंटेन करता है वो हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रेन डेवलपमेंट
ब्रेन डेवलपमेंट और फंक्शंस भी करता है। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड से अगर थ्रेक्सिन हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज होने लगा, यानी कि हमारे ब्लड में जो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रेन डेवलपमेंट का जो मेंटेन करके रखता था, अगर हमारे ब्लड में मेटाबॉलिक जो ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, तो क्या होगा, थ्रेक्सिन हार्मोन जो हमारे ब्लड हार्ट की बढ़ा देगा, धड़कने तेज कर देगा, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होने देगा और हमारे बॉडी में घबराहट भी आने लगेगा और पसीना भी और आंखें भी निकलने लगेगी। अगला टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब है एवरेज जो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब है एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी का बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का मतलब हुआ कि यानी कि कितना दूरी कोई व्यक्ति ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, उसका पूरा डिस्टेंस और टोटल टाइम यानी कि जितना भी समय लगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सबसे पहले अगर एक पॉइंट से कोई व्यक्ति जब गया तो उसे 5 मिनट लगा जाने में और यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। अब है बी पॉइंट से जब सी पॉइंट तक गया तो उसे जाने में 6 मिनट लगा और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक दूरी जो है वो 10 किलोमीटर, यानी कि ए पॉइंट से जब वो बी पॉइंट तक गया तो उसे 5 मिनट लगा और वहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी जो है 5 किलोमीटर है और बी पॉइंट से जब सी पॉइंट गया तो उसे 6 मिनट लगा और बी पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी 10 किलोमीटर है, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और बी पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी 10 किलोमीटर है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 15 और टोटल टाइम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में 5 मिनट लगा और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में 6 मिनट लगा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 6×5 11, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा 15 हो गया और टोटल टाइम 11 हो गया। ये एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, यानी कि कितना मीटर पर सेकेंड से जो मूवेबल बॉडी है जो चल रहा है, तो उसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है और एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो एक्सेलरेशन होता है वह वेक्टर क्वांटिटी का होता है।
और ये बराबर होता है यानी कि एक्सप्रेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। अब है कि एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं और चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं और टाइम टेकन को हम टी से डिनोट करते हैं। अब ए है और डेल्टा वी का मतलब हुआ यानी कि डेल्टा ए मतलब हो गया एक्सेलरेशन और डेल्टा का मतलब हो गया चेंज, डेल्टा का मतलब हो गया चेंज और v का मतलब हो गया वेलोसिटी और t का मतलब हो गया टाइम। अब है डेल्टा v बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से a बराबर v माइनस u यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया है v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। a का मतलब हो गया एक्सेलरेशन और v का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी और t का मतलब हो गया है टाइम। जब हम एक पॉइंट से इस पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट की ओर मूव करेंगे तो जहां से हम अपने पॉइंट को स्टार्टिंग करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं इनिशियल पॉइंट और जहां पर हम एंड करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं फाइनल पॉइंट। यानी कि इनिशियल पॉइंट को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल पॉइंट को v से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं। इसीलिए एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया है v माइनस यू अपॉन टी, ये था आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा जो होता है वे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है और तीसरा जो होता है जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जो होता है वो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है इंक्रीज करता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज करता है और नेगेटिव में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करता है और जीरो में कांस्टेंट होता है, ना वो डिक्रीज करता है और ना ही इंक्रीज करता है। एक्सेलरेशन तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव में जो वेलोसिटी होता है वो इंक्रीज करता है और नेगेटिव में वेलोसिटी डिक्रीज करता है, जीरो पर कांस्टेंट होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है। जब एक एरोप्लेन जब वो फ्लाई करता है तो यानी कि जब धीरे से जब नीचे से जब वो फ्लाई करना स्टार्ट करता है तो जो उसका वेलोसिटी होता है जीरो से लेके धीरे धीरे इंक्रीज करता है और जब लैंडिंग करता है एरोप्लेन जब नीचे तो क्या करता है धीरे धीरे उसका डिक्रीज कम होता है यानी कि उसका वेलोसिटी कम हो जाता है और जब वो एरोप्लेन यानी कि स्काई में यानी कि मूव कर रहा है यानी कि कांस्टेंट पर है तो जीरो एक्सेलरेशन होता है। अगर कोई कार है, अगर एक कार ए पॉइंट पर है, एक कार है
ए पॉइंट पर और उसे बी पॉइंट तक जाना है। तो जब रेस्ट में है यानी कि जो कार यहाँ पर खड़ी है वो रेस्ट में यानी कि उसका जो वेलोसिटी है वो 0 पर है अभी, और वो जब धीरे धीरे जब मूव करना स्टार्ट करता है, जब मूव करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है यानी कि उनका जो वेलोसिटी था वो इंक्रीज हुआ है धीरे धीरे, तब यहाँ पर वो पहुंचा। और जब बी पॉइंट तक उसे वहां पर रुकना था तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी डिक्रीज किया, तब जाकर बी पॉइंट तक वो रुक गया। अब है जब यहाँ से जब बीच में यहाँ तक वो चल रही थी यानी कि उसका वेलोसिटी 0 था, यानी कि वो कांस्टेंट पर वो चल रही थी। जब शुरू करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है और जब वो धीरे करना स्टार्ट रुकना स्टार्ट करता है यानी कि वेलोसिटी उसका डिक्रीज हो जाता है। यही आपका है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन है एक्सेलरेशन पर कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक बस है जिसका डिक्रीज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो उसका स्पीड है इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर है और जो फाइनल है वो 60 किलोमीटर, यानी कि उसका स्पीड क्या हुआ 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर चला, यानी कि उसका स्पीड जो है डिक्रीज कर गया यानी कि कम गया। तो सबसे पहले एक कार है, इसका जो यू है यानी कि इनिशियल पॉइंट 80 और जो फाइनल वहां पहुंचा है वो भी यानी कि 60। अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये आपका होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ए मतलब होता है एक्सेलरेशन, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब होता है टाइम। और u जो हमें दिया हुआ 80 किलोमीटर और v जो दिया हुआ है 60 किलोमीटर, यानी कि स्पीड जो है वो डिक्रीज कर गया, यानी कि स्पीड जो है हमारा डिक्रीज हो गया। तो u जो है 80 है और v जो है 60 किलोमीटर। तो सबसे पहले u है 80 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि किलोमीटर है तो 5/18 किलोमीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा u है इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 40 यानी कि 400 अपॉन 80, ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड। अब है v जो हमारा है 60, तो 60 से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर जो हमारा आएगा 6 × 30 यानी कि 300/80 मीटर पर सेकेंड। अब है जो हमारा v है, u जो आया है 400/18 मीटर और v जो हमारा है वो है 318। अब a बराबर जो क्या होगा, a बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि a बराबर जो फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा 300 है तो हम यहाँ पर 300 और इनिशियल जो है 400। अब है 5/18 होता है और 5/18 यानी कि नीचे 18 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो -400 में से 300 घटाएंगे तो -100 आएगा,
यानी कि जिसका पावर ज्यादा होता है उसी का चिन्ह यहाँ पर लगता है। अब है इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 और 9 यहाँ पर माइनस, यानी कि ए बराबर जो हमारा आया है -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सप्रेशन का यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बराबर एक्सप्रेशन जो आया हमारा -10/9 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं। एक बस था जिसका इनिशियल 80 किलोमीटर पर आवर था और उसका जो स्पीड है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर 60 किलोमीटर, यानी कि इनिशियल 80 हो गया और फाइनल 60 हो गया। तो एक्सेलरेशन का जो फाइंड करने के लिए बोला है एक्सेलरेशन, बस का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। अब हम u 80 किलोमीटर इनिशियल पॉइंट को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो u 80 किलोमीटर, v 60 था। अब u जो 80 गुने 5/18 यानी कि 1 किलोमीटर बराबर जो होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको जब हम सोल्व किए तो 400/18 आया और फाइनल वेलोसिटी को जब सोल्व किए तो 300/18 आया। अब ये और यहाँ पर एक्सप्रेशन का फॉर्मूला यूज किए, ए बराबर v - u/t और जो v है वो 300 है तो 300 पहले लिखे और u जो हमारा था 400 है तो 400 लिखे और माइनस यहाँ पर लगा क्योंकि जिसका पावर ज्यादा होता है उसी का चिन्ह लगता है। जब सोल्व किए तो -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है एक्सप्रेशन का ऐसा यूनिट होता है। ये था आपका एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन। अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जो इक्वल चेंज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो भी होगा इक्वल होगा यानी कि बराबर चेंज होगा और इंटरवल ऑफ टाइम भी जो हमारा समय भी हो क्या लगेगा बराबर लगेगा। अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम लेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर टाइम इन सेकेंड और यहाँ पर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर। जब 0 था 0 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो 0। अब है 5 सेकेंड पर उसका जो वेलोसिटी है 8। 10 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी जो है 16। 15 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो 24। यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी जो भी चेंज होगा इक्वल समय, वेलोसिटी इक्वल होगा और इंटरवल ऑफ टाइम समय के अनुसार वेलोसिटी भी क्या होगा बराबर होगा, समय भी बराबर होगा और वेलोसिटी भी जो चेंज होगा वो बराबर होगा। तो 0 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 था
और 5 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी है 8 है, 10 सेकेंड में 16 है और 15 सेकेंड में 24 है। इसका मतलब 5 और 10 के जो बीच में गैप है 5 सेकेंड का, और 10 और 15 के बीच में जो टाइम गैप है वो 5 सेकेंड का। और जो वेलोसिटी चेंज हुआ 8 और 16 को जो बीच में वेलोसिटी है 8 का बीच के 8 और 16, और 16 और 24 के बीच में भी 8, यानी कि इक्वल वेलोसिटी चेंज हो जाए 8 और 8, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड फिर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम भी 5 सेकेंड और 5 सेकेंड। इसका मतलब समय भी बराबर है 5-5 पर और 8-8 पर, यानी कि 5 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी उसका था, 10 पर 16 था और 15 पर 24 था, यानी कि 5 और 10 के बीच का जो समय गैप है 5 सेकेंड, और 10 और 15 के बीच के जो समय गैप है 5 सेकेंड, और 8 और 16 के जो बीच के जो 8 है, और 16 और 24 के बीच के 8 है, यानी कि समय भी क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम भी इक्वल है, और जो हमारा वेलोसिटी है वो भी इक्वल है। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो हमारा इंटरवल ऑफ टाइम होगा वो इक्वल ही होगा, लेकिन जो वेलोसिटी होगा वो अनइक्वल चेंज होगा। ये होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। समय हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में समय इक्वल होगा, लेकिन जो हमारा वेलोसिटी चेंज होगा वो अनइक्वल होगा। अब यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ से समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस प्रकार का होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक ए जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होता है वाई और वाई डैश, ये है एक्स और एक्स डैश। ये वर्टिकल लाइन है और ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो एक्स का जो वाई का ऊपर वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, और एक्स का राइट साइड का जो पॉजिटिव होता है, और इधर जो होता है नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड, और वाई का भी नेगेटिव होता है। अब है जो ए लाइन वर्टिकल लाइन है वो डिस्टेंस की बात करता है, और ये जो है टाइम का। और जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंडेंट होता है, और जो टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। टाइम जो है इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। टाइम किसी पर निर्भर नहीं करता। अगर आप इस पोजीशन पर खड़े हैं तो अगर आप इस पोजीशन पर भी खड़े हैं तो भी टाइम आपका रुकेगा नहीं, लेकिन आप मूव भी करिएगा तभी आपका टाइम नहीं रुकेगा। इसीलिए टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम किसी पर निर्भर नहीं करता है। अब ग्राफ से समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है वो समय भी बराबर होता है और डिस्टेंस भी बराबर ट्रेवल करता है। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, डिस्टेंस को हम डी से डिनोट किए। अब 0 सेकेंड में हम 0 मीटर ट्रेवल किए, डिस्टेंस जो मीटर में। अब हम
5 सेकेंड में 7 मीटर, 10 सेकेंड में 14 मीटर, 15 सेकेंड में 21 मीटर। अब 20 सेकेंड में 28 मीटर और 25 सेकेंड में 35 मीटर। इसका मतलब हुआ है कि टाइम जो हमारा भी बराबर है और हम डिस्टेंस भी ट्रैवल बराबर किए। 5 और 10 के बीच में 5 और 10 के बीच में जो 5 का डिफरेंस है, और 10 और 15 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है, और 15-20 के बीच में भी 5 का, और 20 से 25। और जो डिस्टेंस है 7 पर 14 है, 14, 21, 28, 35। 14 पर 7 का डिफरेंस, 14 से 21 से 7 का डिफरेंस, 21 से 28 पर भी 7 का डिफरेंस, 28 से 35 भी 7 का डिफरेंस। और समझते हैं ग्राफ के माध्यम से यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है। तो सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन को लेंगे और वर्टिकल लाइन के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन एक और वर्टिकल लाइन वाई। अब ये वाला जो हम शुरू में बताए थे, ये डिस्टेंस को, बाई वाला जो डिस्टेंस होता है और एक्स वाला जो टाइम है, टाइम शो करता है। यानी कि हम 0 यहाँ पर जो होता है ओरिजिन होता है, यानी कि 0,0, और 5 सेकेंड में टाइम को हम नीचे लेंगे और डिस्टेंस को हम ऊपर लेंगे। तो 5 सेकेंड को हम यहाँ पर 5 लिए, 5 से 10, 15, 20, 25, 25, 6। अब है 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में टाइम का ग्राफ है और ये डिस्टेंस का है। तो 5 सेकेंड में हम जो डिस्टेंस कवर किए वो 7 मीटर, यहाँ पर हम 7 लिए। 10 सेकेंड में 14 पर हम लिए, 15 सेकेंड में 21 पर, 25 सेकेंड में 28 पर, और 20 सेकेंड में 28 पर, और 25 सेकेंड में 35 पर। अब क्या करेंगे, 5 सेकेंड में हम 7 मीटर चले, तो 5 सेकेंड को 7 मीटर से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सबको हम ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से। इसको हम ज्वाइन कर दें। 5 सेकेंड में हम 7 मीटर चले, 10 सेकेंड में 14, 15 सेकेंड में 21, 20 सेकेंड में 28, और 25 सेकेंड में 35। ये वाला जो वर्टिकल लाइन है हम डिस्टेंस को मेजर किए, और ये जो एक्स एक्सिस का जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हम टाइम को लिए। अब हम इस पॉइंट को जहां पर से हम इसको मिलाए हैं उस पॉइंट पर एक लाइन को खींचेंगे, एक लाइन को ड्राइव करेंगे। ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और हम इसे जो कहते हैं स्लोप कहते हैं। और स्लोप बराबर होता है चेंज इन वाई बराबर चेंज इन एक्स, यानी कि
स्लोप का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्या करेंगे, हम इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट, इसको सी, इसको डी और इसको ई। अब है ये 5 है और 7 है, तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो हम x वाले को सबसे पहले लिखते हैं और y वाले को बाद में लिखते हैं। तो x वाला 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और y वाला 7 है 7 लिखेंगे। अब 10 को पहले लिखेंगे, x वाला को पहले लिखा जाता है y वाले को बाद में, तो b पर जो 10 है 10 को पहले लिखेंगे, फिर 15 है, फिर 21, फिर 20 है, फिर 28 और फिर 25 है और फिर 35। अब है अब कहा गया है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर दूरी हम निकालेंगे। ए पॉइंट से जो पी पॉइंट का हम दूरी निकालेंगे, हमको ए पॉइंट और बी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। स्लोप बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हम यहाँ पर y2 है, ए वाला जो होता है x होता है और ये जो होता है y होता है। x वाला को पहले लिखते हैं और y वाले को बाद में लिखते हैं, तो फॉर्मूला का था y2 माइनस y1, यानी कि 7 जो हो गया y1 हो गया और y2 जो हो गया 15 हो गया, यानी कि ए पॉइंट को बी पॉइंट की दूरी हम निकाले तो ये x हो गया x1 और ये जो हो गया x2 और ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो सबसे पहले y2 लिखेंगे, स्लोप बराबर y2 यानी कि 15 माइनस y1 7। अब है x2 माइनस x1, x2 ए हो गया और x ए हो गया, तो x2 10 हो गया और माइनस 5 हो गया, तो s बराबर 8 और 5। 15 में से 7 गया तो 8 बचा और 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो है 15 नहीं, यहाँ पर 14, गर्मी के कारण गलत हो गया, बहुत गर्मी, यहाँ पर 14 था, यहाँ पर 14, y2 पर 14 माइनस 7, यहाँ पर 7 हो, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ए और बी के जो दूरी आया 7/5 मीटर पर सेकेंड। यही था आपका यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये आपका अब यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अगला टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी
टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का यू से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। अब इसको समझते हैं, यानी कि सबसे पहले टाइम और वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करें। टाइम 0 पर उसका वेलोसिटी 0 था, 5 पर उसका 8 था, 10 पर 16, 15 पर 24, 20 पर 32 और 25 पर 40। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब हुआ कि समय भी बराबर है और उसका जो वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड में होता है वो भी बराबर है। 5, 10, 15, 20 के बीच का डिफरेंस 5 है और 18, 16, 24, 32, 40 का बीच का डिफरेंस 8 का है। अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। एक वर्टिकल लाइन को ड्रा करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करेंगे। अब वेलोसिटी को हम y वाला को वेलोसिटी लेंगे, वर्टिकल लाइन को, और टाइम को x का हम x वाले को टाइम लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब है 5 सेकेंड, 10, 15, 20, 25। 5 सेकेंड में उसका वेलोसिटी था 8, 10 सेकेंड में 16, 15 सेकेंड में 24, 20 सेकेंड में 32 और 25 सेकेंड में 40। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, टाइम को और वेलोसिटी को। अब इसको हम एक लाइन ड्रा करेंगे, सीधा हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करेंगे। एक लाइन को ड्रा किए, अब हम x वाले को पहले लिखेंगे, यानी कि A पॉइंट B C D E, और 10 पर 16, 15 पर 24 और 20 पर 32 और 25 पर 40। यानी कि 5 सेकेंड में हम 8 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड पर, और 10 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी था 16 है, और 15 जो है 15 सेकेंड में 24 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी पर चल रहा है, और 20 पर 32 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी है, और 25 पर 40। अब है इसको हम स्लोप, जो स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये जो इस प्रकार का हम लिख रहे हैं वो गर्मी के वजह से, इसीलिए साफ से नहीं लिखा, y2 माइनस y1। अब क्या करेंगे,
हम ए और बी पॉइंट तक की दूरी को हम निकालें। तो एक्स वाले को हम पहले लिखते हैं और वाई वाले को एक बाद में लिखते हैं। और जो स्लोप इसका होता है एक्सीलरेटेड मोशन का, जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन के बराबर होता है। जो एक्सीलरेटेड मोशन का स्लोप जो होता है एक्सीलरेशन के बराबर होता है। अब हम इसके आधार पर y2 16 है और y1 8 है। अब x2 10 है और x1 5, यानी कि 8/5 मीटर पर सेकेंड, जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन आया ए और बी की दूरी तक। ये था आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब समझेंगे कि जो डिस्टेंस का जो टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस से टाइम जिसे ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस का टाइम ग्राफ और वेलोसिटी का टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन का टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस का टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप, जो उसका स्लोप होता है वेलोसिटी के बराबर होता है। जो डिस्टेंस का टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होता है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। फिर से समझते हैं, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होता है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब है एक्सेलरेशन का जो एरिया होता है, जो एक्सेलरेशन का एरिया होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होता है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बराबर होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और जो एक्सेलरेशन का जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बराबर होता है। अब समझते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे, जो होता है v बराबर u प्लस at। इसको हम डेरिवेशन के माध्यम से समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से कैसे v बराबर u प्लस at निकल कर आता है। तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन को लिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को। अब हम जब भी कहीं से अगर स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को, तो यू का मतलब है इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट को हम जीरो से नहीं ले सकते, क्योंकि अगर जीरो से इनिशियल पॉइंट को लिए तो इनिशियल पॉइंट हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ से ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ जो ए वाला है वो जीरो से यूनिफॉर्म इनिशियल पॉइंट को हम जीरो से नहीं लेते। जब भी अगर हम इनिशियल पॉइंट को लेंगे तो हम यहां से लेंगे, जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ये जो होगा ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर ही होगा, हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। अब हम इसको u मानते हैं, और ये v है वेलोसिटी,
और इसको हम टाइम को टी यहां पर देते हैं, नीचे को हम टाइम देते हैं। अब क्या करेंगे, u से मान लेते हैं u पर जब हम इनिशियल पॉइंट स्टार्ट किए थे तो 30 पर थे, और जब हम 30 से यानी कि हमारा स्पीड को हम बढ़ा दिए, यानी कि 30 से हम जो मेरा वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर दिए, तो हम 50 पर चल गए। तो यहाँ पर यानी कि 50 पर यहाँ पर v को हम इसके साथ मिला दें। अब हम इस लाइन को इससे मिलाएंगे, और u को यहां पर हम मिलाएंगे, और ये जो बना है ये राइट एंगल बना है, ये जो बना है राइट एंगल बना है, यानी कि इसको हम परपेंडिकुलर लेंगे, यानी कि 90 डिग्री, तो ये P हो गया और H हो गया और ये B हो गया। अब हम इसको हम A पॉइंट मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। यहाँ पर O है और इस पॉइंट को हम D मानते हैं। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है स्लोप बराबर v माइनस टी। अब यहां पर स्लोप जब निकालते हैं तो हम टाइम थीटा का यूज करते हैं। टाइम थीटा जो क्लास 10 में पढ़ना होता है, तो टाइम थीटा बराबर होता है P अपॉन B। P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और B का मतलब हो गया बेस। अब हम यहां पर P और B जो हो गया टाइम थीटा हो गया, तो स्लोप बराबर हम लिखेंगे P जो हुआ B और C, और B और C जितना है, जितना C और D है, यानी हम लिख सकते हैं कि B और D माइनस B और C, या तो हम B और D माइनस C और D लिख सकते हैं। तो P के जगह हम B और D माइनस C और D लिख सकते हैं, और B के जगह हम A और C लिख सकते हैं। A और C, या तो A और C जो है क्या O और D के बराबर है? A और C जो L है लाइन, O और D के भी बराबर तो हो सकता है, तो हम यहाँ पर OD लिख सकते हैं। ये हो गया। अब जो A बराबर होता है V माइनस U अपॉन T, तो हम इसको और इसको ऊपर ले जाएंगे तो AT हो जाएगा बराबर V माइनस U होगा। अब हम माइनस में U है तो हम इधर करेंगे तो U हो जाएगा और प्लस AT बराबर V हो। अब क्या करेंगे, इसको V को पहले लाएंगे और U प्लस AT लिखेंगे, तो यही आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव किए, तो आया है V बराबर U प्लस AT। U इनिशियल पॉइंट होता है, A एक्सेलरेशन होता है, T टाइम होता है। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V बराबर U अपो प्लस AT।
सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन लिए, और यहाँ पर यू को हम जब जीरो से कभी नहीं स्टार्ट किया जाता, यू को हम जब ग्राफ को हम सब ऊपर ही रखे हैं और यहाँ पर इसको मिला दिए और यहाँ पर इसको मिला दिए, अब ये राइट ट्रायंगल एंगल बन गया। तो इसमें हम टाइन थीटा लगाए हैं, टाइन थीटा पी अपॉन बी होता है, तो यानी कि पी जो हो गया पी और बी, पी जो मेरा था बी और सी, और बी जो हमारा था ए और सी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बी और सी को, यानी कि पी को बी और सी को, बी और सी और डी, क्या हम बी और डी को हम सी और डी माइनस करेंगे तो नहीं, तो बी और डी माइनस सी डी की, और ए और सी बराबर ओ और डी भी तो हो सकता है, ए और सी बराबर हम ओ और डी को बराबर की तो ओ डी लिखी। अब यहाँ पर आया ए बराबर भी माइनस सी, यानी कि एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, तो 80 इसको ऊपर किए तो 80 बराबर भी माइनस यू, और जब यू माइनस में था तो हम इसको इधर किए तो प्लस में आया, प्लस 80 बराबर भी। अब यहाँ पर हम भी को पहले ला दिए और यू प्लस 80, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो डेरिवेशन हम किए, ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ प्लस 80 स्क्वायर, ये जो हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो इसमें जो हम एरिया निकालेंगे, एरिया को निकालेंगे और जो एरिया निकलेगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट को हम इससे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ को बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हम यू को हम जीरो से नहीं लेते हैं, यू को हम यहाँ से लेंगे ऊपर से, और ये जो स्लोप होगा ये ऊपर की ओर जाएगा। अब इसको हम ए जो होता है टी है, टी को हम सेकेंड में लेते हैं, और ये है जो भी जो मीटर पर सेकेंड में होता है, इसको हम भी लेते हैं और इसको यू लेते हैं। अब हम इसको एक साथ ज्वाइन करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को नीचे की ओर फिर ज्वाइन करेंगे। अब यू को ज्वाइन करेंगे। अब ये क्या निकला, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा, यानी कि राइट ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ये रेक्टेंगल इसका एरिया निकालेंगे। तो इसको और बड़ा कर देते हैं, ये टी को हम सेकेंड में लिए और भी जो है मीटर पर सेकेंड में है, और भी है और यू है, यू को हम जीरो से नहीं लेते। अब इसको निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इस पॉइंट को सी, और इस पॉइंट को ओ मानते हैं, इसको डी मानते हैं। अब है सबसे पहले इसका राइट एंगल ट्रायंगल का पहले एरिया निकालेंगे, तो ए बी और सी, तो ए और बी और सी का प्लस इसका जो रेक्टेंगल निकालेंगे ए ओ सी डी, यानी कि ए ओ सी डी। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ
गुने बेस गुने हाइट। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस गुने हाइट, तो हाफ हुआ, और बेस जो होता है हमारा ए और सी हो गया, इस पर परपेंडिकुलर गिरता है तो ये हमारा बेस हो गया। ए और सी जो हो गया बेस हो गया, यानी कि ए और सी बेस हो गया गुने हाइट। हाइट को हम बी और सी को हाइट लेंगे, प्लस ओ और डी, प्लस में जो रेक्टेंगल का है ए ओ सी डी का, तो हम ओ डी गुने ओ ए। इसका मतलब ओडी गुने ओ ए, ओडी और गुने ए, जिसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमारा हो गया ओ ए और जो ब्रेथ हो गया ओडी, तो ओडी गुने ओ ए। अब हम इसको क्या करेंगे, अब ये जो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, और हाफ गुने ए सी। ए सी को हम ए और सी, ए जो है बेस, क्या ए सी और ओडी बराबर हो सकता है? ए सी जितना है जितना ओडी है, ए जो है ए वाला जो इसके बराबर है, तो हम ए सी के जगह हम ओडी लिख सकते हैं, तो ए सी के जगह हम ओडी लिख सकते हैं। अब क्या बी सी के जगह जो बी और सी जो हाइट है मेरा, क्या बी और डी ये पूरे का क्या सी और डी को माइनस नहीं कर सकते हैं? बी और डी को हम अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या ये नहीं निकलेगा बी सी, यानी कि बी और डी में हम माइनस करेंगे सी और डी, तो बी सी नहीं होगा। तो सबसे पहले बी और डी को माइनस करते हैं सी और डी में। ए पूरे में बी और डी में हम माइनस किए सी और डी को, अब है प्लस ओ डी गुने ओ ए। अब करेंगे डिस्प्लेसमेंट, अब है हाफ गुने ओडी। ओडी जो है वो टी है, जिस ओडी की जो ओडी है वो टी लेंथ है, ये टी मतलब सेकेंड, ये टी लेंथ है, तो हम ओडी के जगह टी लिख सकते हैं। ओडी के जगह हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में हम टी लिख सकते हैं। अब बी और डी माइनस सी डी, इसका मतलब जो ई लेंथ है क्या इसके बराबर हो सकता है? हो सकता है। ए वाला बी डी और माइनस सी डी जो है तो इसका बराबर हो सकता है, यानी कि सी और डी जो होगा वो ए ओ के बराबर होगा। क्या बी और सी जो होगा भी यू के, इसका मतलब जो बी डी है बी और डी और भी और ओ, तो इसका मतलब कि बी सी और डी और ए ओ जो यू हो गया, और सी और डी जो हो गया भी और ए भी हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भी माइनस यू। अब ओ और डी जो हो गया ए ओ और डी, ओ डी और ए ओ ए, तो ओ ए में जो हो गया है और ओ ए, ओ डी और ओ ए, और ओ और ए जो हो गया यू है, और ओ डी जो हो गया ओ और डी, यानी कि ओ डी में भी हो गया, तो इसका मतलब यू गुने टी। ओ ए हो गया यू और ओ डी जो हो गया हमारा टी हो गया, तो लिख सकते हैं यू गुने प्लस करना है ओ गुने टी। अब क्या करेंगे एस, अब इसको हम इक्वेशन में अरेंज करेंगे तो हमें एस यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ अब टी माइनस भी और यू आएगा। ये हो गया
इक्वेशन में जब हम अरेंज किए तो ऐसा हुआ। अब इसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था वो था v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी था। ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन को जब ड्राइव किए थे तो हम u के जब इधर करेंगे तो v माइनस यू बराबर ए टी आएगा। v तो क्या हम करेंगे, सबसे पहले इसको हम s बराबर ut लिखेंगे प्लस हाफ। अब v माइनस यू बराबर ए टी है तो यहाँ पर v माइनस यू अब यहाँ पर t है और v माइनस यू के जगह हम लिख सकते हैं ए टी, क्योंकि v माइनस यू बराबर होता है ए टी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v माइनस यू के जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए टी को, तो हम ए टी कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको यानी कि डिस्प्लेसमेंट, अब यू टी प्लस हाफ। अब क्या करेंगे, ये जो टी वाला है, टी जो है अगर इस पर हम टी को बैठा देंगे तो क्या होगा, ए टी स्क्वायर, यानी कि एक टी था और फिर एक टी था, यानी कि दो टी हो गया। इसका मतलब ऊपर पावर में स्क्वायर कर देंगे। यही था मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर लिखे थे तो आया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये था मेरा सेकेंड इक्वेशन मोशन जो हम डिराइव किए। फिर से समझते हैं इसको। सबसे पहले हम एक ग्राफ को लिए और उसमें एरिया को निकाले हैं। एरिया हम राइट ट्रायंगल में निकाले तो बेस गुने हाइट, बेस लिए फिर हाइट लिए। अब हम रेक्टेंगल का निकाले लेंथ टू ब्रेथ में। अब हाफ गुने ओडी, ओडी बीडी एसी के जगह हम ओडी लिखे, क्योंकि जितना ही है जितना ए भी है। एसी बराबर ओडी हम लिखे तो एसी के जगह ओडी लिखे और बीसी के जगह बीडी माइनस सीडी, यानी कि जितना ए बड़ा है तो इसको हम बीडी माइनस सीडी लिख सकते हैं और ओडी गुने ओए। अब यहाँ पर हाफ टी ओडी जो है, ओडी है, ये जो ओडी के जगह टी है लेंथ तो टी हम लिखे और भी माइनस यू। अब है भी माइनस यू जो है ए जितना है उतना ही है, ओ ए और ओ डी, यानी कि ओ ए यू हो गया और बी और सी जो हो गया एक बराबर हो गया तो भी माइनस यू, तो भी माइनस यू अब यू गुने टी, यू जो हो गया ओ ए और ओ डी जो हो गया मेरा टी हो गया। अब एस बराबर यू टी हाफ टी भी माइनस यू। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा था तो यू को हम किए भी माइनस यू अपॉन प्लस बराबर ए टी, यानी कि भी माइनस यू के जगह हम ए टी लिख दिए, भी माइनस यू के जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए ए टी, तो हमारा आया एस यू टी प्लस हाफ टी को हम जब इस पर किए तो ये पावर में चला गया, यानी कि स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व किए डिराइव किए तो हमारा ये जो आया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही था आपका सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव किए। हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई, आज हम लोग बोर्ड मास को बनाने के लिए सीखेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड मास को बनाया जाता है। और बोर्ड मास को बनाने के लिए हम तरीके को कुछ अपनाएंगे और बोर्ड मास एक आसान तरीके से समझेंगे और एक सरल से हम बनाने का प्रयास करेंगे। एक आसान मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे बोर्ड मास को। और सभी बच्चे लोग अगर हम पूरा बोर्ड मास को बना देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा।
क्योंकि मैं छोटे बच्चे से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं भी अपने जीवन में सबसे ज्यादा मैं छोटे बच्चे से प्यार करता हूँ और छोटे बच्चे को ज्यादा रिस्पेक्ट भी देता हूँ, क्योंकि मैं बड़े को भी रिस्पेक्ट देता हूँ और छोटे को भी रिस्पेक्ट देता हूँ। शिक्षा से हमें सिर्फ बड़े को ही रिस्पेक्ट देना नहीं जरूरी होता, छोटे को भी रिस्पेक्ट देना होता है, क्योंकि जब छोटे आपके सामने हैं बच्चे, तो आपको देखकर वो भी सीखता है। जो आपसे बड़ा है, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो भी आपकी भाषाएं के, आपकी व्यवहार को समझता है और वो भी अपने आगे सोचता है। इसीलिए आप बच्चे के सामने अगर आप आते हैं तो आप अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल, अच्छे भाषाएं का यूज करें ताकि उस बच्चे पर प्रभाव ना पड़े। तो आइए हम बोडमास को समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि बोडमास होता क्या। बी का मतलब होता है ब्रैकेट और ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ पावर भी कह सकते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। और ये जो अरेंज हुआ है, इसी प्रकार के अरेंज से मेथड से हम बोडमास को बनाएंगे। सबसे पहले हम डिवीजन का काम करेंगे, यानी कि भाग का काम करेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा का काम करेंगे। फिर हम एडिशन करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे और फिर हम घटाएंगे। अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, 14 प्लस 8 भागा 4 माइनस 3 गुनी 2। 1 2 3 4 5, इसमें 5 इक्वेशन। सबसे पहले जोड़ भी है, घटाव भी है और गुणा भी है, भाग। लेकिन सबसे पहले हम डिवीजन को करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। जो सबसे लास्ट में वो हम घटाव करेंगे। तो चाहे भाग का चिन्ह यहाँ पर रहे, चाहे यहाँ पर रहे, चाहे यहाँ पर रहे, चाहे यहाँ पर रहे, कहीं पर भी भाग रहे, तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो भाग का काम करेंगे। कहीं पर भी दिया हुआ रहे भाग का चिन्ह तो हम भाग का करेंगे। अगर भाग का चिन्ह इसमें नहीं दिया हुआ रहता, अगर गुना का दिया हुआ रहता तो हम गुना करते, अगर गुना नहीं दिया हुआ रहता तो हम जोड़ते। तो सबसे पहले अगर दिया हुआ है इसमें भाग, तो भाग का चिन्ह इसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो 14 है प्लस, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पहले उसे को हम उतार देंगे और जहां पर भाग है वहां पर हम सोल्व करेंगे। तो 14 प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ भाग नहीं है तो हम प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर भाग है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो अगर 4 में से 8 को भागा देंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये भाग का काम हो गया। अब यहाँ माइनस का चिन्ह, तो माइनस लिखेंगे। अब 3 लिखेंगे। अब गुना का चिन्ह है, अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे है वैसे हम लिख देंगे, क्योंकि हम एक काम कर देंगे। सोल्व हम भाग को कर दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, नीचे सोल्व करेंगे। तो अब गुना करेंगे तो 14 है, यहाँ पर तो गुना नहीं है तो हम यहाँ पर 14 ही लिखेंगे और प्लस 2 माइनस। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह आया तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6 लिखेंगे। अब है गुना करने के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही है जोड़ ऐड, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 14 और 2 16 हो गया।
अब है -6। अब है घटाव का, लास्ट में जो हम घटाते हैं, तो 16 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। यही जो हमारा आया है फाइनल आंसर। तो 4 पॉइंट भी हम बनाए हैं, 1 2 3 4। 4 नंबर में मेरा फाइनल आंसर आया। पहला हम किए भाग का काम, फिर दूसरा में हम गुणा का काम किए, फिर तीसरा में घटाव का, और चौथा में हमारा फाइनल आंसर आया। यानी कि बोडमास में सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। अब एक एग्जांपल्स और लेते हैं। अब है 20 गुने 4 प्लस 6 माइनस 3। अब इसमें जो है, इसमें भाग नहीं है, गुणा है, जोड़ है, घटाव। भाग का चिन्ह इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, भाग का चिन्ह नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। भाग के बाद जो होता है गुणा होता है, तो गुणा का चिन्ह है तो गुणा का पहले काम करेंगे। तो 20 गुने 4 यानी कि 4 दूनी 8, 80। अब जैसे ऐसे को हम लिख लेंगे -3। अब क्या करेंगे, अब गुणा के बाद जो होता है जोड़ना होता है, तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ेंगे। 80 और 86 -3। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 86 में से 3 को अगर घटाएंगे तो 83। ये जो मेरा फाइनल आंसर। और एक और लेते हैं, 80 प्लस 4 माइनस 3। अब इसमें जो है ना तो भाग का चिन्ह दिया हुआ है, ना तो गुणा का चिन्ह दिया हुआ, तो ये दोनों का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे। तो 80 और 4 84 -3। अब जोड़ने के बाद घटाएंगे, 84 में से 3 को घटाएंगे तो 81। ये मेरा आंसर है। यही था आपका बोडमास। और बोडमास में सबसे पहले हम भाग का काम करके, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, और फिर घटाव का। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। यही था आपका बोडमास। अब हम एक 6 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इससे अगर 6 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको अगर समझ में आ गया, तो आप कोई भी बोडमास हो, जितना भी हार्ड बोडमास हो, आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमको ध्यान रखना है बोडमास में, वो सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। इसमें हम देखेंगे कि जो भाग का चिन्ह है तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, यानी कि 10 से 40 में भाग देंगे तो 4 में गुणा का चिन्ह है, गुणा लिखेंगे, 6 माइनस 4। अब है भाग के बाद हम गुणा करते हैं, तो 6 चौक 24 -4। अब है 24 में से 4, यहाँ पर फिर गुणा के बाद जोड़ करते हैं, तो जोड़ का चिन्ह नहीं है तो हम घटाव करेंगे। तो 24 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 20। यही आपका आंसर। अगला है 81। इसको हम सबसे पहले गुणा करते हैं, तो गुणा का चिन्ह है तो इसमें गुणा करेंगे, बड़े 25 -4 प्लस 6 गुने 2। फिर हम भाग के बाद गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे, तो गुणा का चिन्ह यहाँ पर है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ उसी प्रकार से हम लिखेंगे। अब यहाँ सोल्व करेंगे, छोड़नी बात है। अब जोड़ करेंगे, गुणा के बाद हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर -4 और 12 16। अब है यहाँ पर 16 माइनस में है और 12 प्लस में। अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो ये प्लस में, यानी कि जिसकी पावर ज्यादा होता है उसकी पावर यहाँ पर को हम लिख देते हैं। अब है ये है यहाँ पर भाग का काम। सबसे पहले हम भाग देंगे, तो 6, 10 से अगर 60 में भाग देंगे 6 प्लस 6 माइनस 4।
अब भाग के बाद गुणा का काम करते हैं, गुणा इसमें नहीं है तो गुणा के बाद हम जोड़ते हैं तो जोड़ का चिन्ह, तो 6 + 6 12 -4। अब घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8। अब है यहाँ पर भाग है तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, यानी कि 5 + 6 - 2। अब गुणा होता है, भाग के बाद गुणा, तो गुणा का चिन्ह नहीं है तो जोड़ेंगे, तो 6 × 5 = 11 -2। 11 में से 2 गया तो हमें 9 बचा। अब है इसमें भाग का काम किए तो 10 आया, 10 में से अगर 100 भाग दिए तो 10 में से +6 - 2 है तो 10 + 6 कहना होगा 16 - 2 14। अब इसमें भाग का सबसे पहले भाग करते हैं, भाग का चिन्ह नहीं है, फिर गुणा करते हैं तो गुणा सोल्व करेंगे, 10 × 40 - 4। फिर गुणा के बाद हम जोड़ते हैं तो गुणा जोड़ का चिन्ह नहीं है तो माइनस करेंगे, यानी कि 40 में से 36, 40 में से 4 घटाएंगे। यही था आपका बोर्ड मार्क्स। बोर्ड मार्क्स में ध्यान रखना है, सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा, तो आपको ये सोल्व हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको बोर्ड मार्क्स को सोल्व करना होता है। अगला हम थर्ड मोशन को डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है वो मेरा है 2as = v² - vs। ये मेरा जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हम निकालेंगे, इसका हम एरिया निकालेंगे, v - t का जो हमें देगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एरिया को निकालेंगे v - t, यानी कि तो हमें s देगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देगा। और इसका जो एरिया निकालेंगे वो ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रा करते हैं, एक वर्टिकल लाइन को लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को, और हम u को 0 से नहीं लेते, हम u के अगर 0 से लेंगे तो u पर u हमारा कुछ नहीं आएगा। अब इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। अब हम इसको इसे t लेंगे, यानी कि टाइम को हम सेकेंड में लेंगे, और ये v को लेंगे जो मीटर/सेकेंड, और ये v है, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम t लेते हैं, और ये u है, और इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं, इसको b मानते हैं, और इसको हम c मान लेते हैं। अब है जो ये पूरा का एरिया हम निकालेंगे, यहाँ जो है ये पूरा का एरिया निकालेंगे, और ये जो है ट्रेपेजियम, हम इस एरिया में ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम पहले लिखते हैं। अब इसका जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ पैरेलल सम पैरेलल ऑफ साइड्स गुने हाइट, ये होता है ट्रेपेजियम का एरिया, यानी कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड गुने हाइट। अब हम
हाफ को यानी कि एस डिस्प्लेसमेंट है और हम हाफ को लिखेंगे हाफ में, और सम ऑफ पैरेलल ऑफ साइड जिसमें इसको हम ओ मानते हैं इस पॉइंट। अब है यानी कि ए पैरेलल साइड है और ए भी एक पैरेलल साइड, ये भी लाइन क्या है पैरेलल है और ये भी क्या है पैरेलल। तो ओ और ए को लेंगे प्लस बी और सी को लेंगे, यानी कि ए पैरेलल साइड है तो ए भी पैरेलल है तो बी और सी लेंगे गुने हाइट। अब फिर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हाफ। अब क्या करेंगे ओ और ए है ओ और ए जो है क्या यू है, ओ और ए है जो यू है तो हम यू लेंगे और प्लस का चिन्ह है प्लस नहीं, और बी और सी यानी कि ए जो पैरेलल है तो क्या इसका पैरेलल नहीं हो सकता, हो सकता है। जो बी सी है क्या इसका भी पैरेलल हो सकता है, तो यानी कि ओ और ए जो है यू है तो हम क्या बी और सी को यानी कि इसका पैरेलल हो सकता है तो क्या भी ले सके, तो यहाँ पर बी और सी को हम भी लेंगे। अब हाइट को हम लेंगे ए है जो टी है यानी कि ओ और सी को क्या लेंगे इसको हम लेंगे हाइट। तो हम जो यहाँ से ओ और सी जो मेरा हाइट है वो क्या डिस्टेंस है टी डिस्टेंस, इसका मतलब हमें टी लेंगे। अब यस हाफ अब इसको क्या करेंगे भी यू प्लस भी है तो हम एक वाला नीचे है तो इसको भी प्लस यू और इस 2 को हम नीचे कर देंगे और गुने में टी को रखेंगे। अब यहाँ पर यहाँ तक जब हम 12 किए तो हमें फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन में का हेल्प लेंगे और जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है वो है v बराबर u प्लस ए टी। ये जो है मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो इसको हम u को इधर करेंगे तो v माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा। अब v माइनस यू ए को हम नीचे करेंगे और बराबर में टी रह जाएगी, यानी कि v बराबर u प्लस ए टी था जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, जिसमें हम u को इधर से यानी कि माइनस में आ गया v माइनस यू बराबर ए टी, तो v माइनस यू ए को नीचे कर दें और बराबर में टी, तो ये v माइनस यू अपॉन ए बराबर टी। तो हम अब इसके बाद हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं एक डिजिट लिख देता हूँ एक्स हाफ v प्लस यू टी गुने टी। अब हम एस बराबर हाफ v प्लस यू टू। अब क्या करेंगे यहाँ पर गुना का चिन्ह गुना देंगे। अब टी है तो टी जो है मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जब v माइनस यू अपॉन ए बराबर टी है, यानी कि v माइनस यू अपॉन ए बराबर टी है, तो हम टी के जगह क्या v माइनस यू अपॉन ए को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि v माइनस यू अपॉन ए बराबर टी है। तो क्या टी जो v माइनस यू अपॉन ए बराबर टी का मतलब हुआ है कि v माइनस यू ए जो है टी के बराबर, तो क्या टी की जगह हम v माइनस यू अपॉन ए क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो टी के जगह v माइनस यू अपॉन ए को हम क्या किए सब्स्टिट्यूट कर दें।
अब है तो f बराबर हाफ। अब है v प्लस यू टू। अब वहां पर है v माइनस यू है। अब यहाँ पर आईडीटी आया है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो यहाँ पर क्या करेंगे v स्क्वायर माइनस यू अपॉन टू और a, तो 2a। यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो अब as यहाँ पर x हो गया। अब v स्क्वायर माइनस यू अपॉन 2a यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बराबर v स्क्वायर माइनस यू। फिर हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। फिर से समझते हैं, थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में 2a बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका एरिया निकाले वीटी ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट देता है। अब इसमें ग्राफ के माध्यम से ट्रेपीजियम का एरिया निकाले तो डिस्प्लेसमेंट हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड गुने हाइट। तो यहाँ पर ओ ए सम पैरेलल ए पैरेलल था ओ ए प्लस बी सी गुने हाइट। ओ ए जो था यू था और प्लस भी, यानी कि बी और सी जो पैरेलल है इसका पैरेलल है, तो यानी कि ए इसका पैरेलल है तो ए पैरेलल है, यानी कि भी इसको लिए और गुने टी। अब है v प्लस यू टी, यानी कि v2 तो गुने टी, और टी के जगह जब हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन में v माइनस यू अपॉन ए बराबर टी है, तो हम टी के जगह v माइनस यू अपॉन ए को पुट कर दिए, और पुट करने के बाद जब आइडेंटिटी का यूज किए ए प्लस बी ए माइनस सी का, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो अब इसको कहते हैं v स्क्वायर माइनस यू को अब इसको साथ मल्टीप्लाई किए तो 2as, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो हमें मोशन का जो सबसे लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और लास्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर खत्म होता है। तो समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कि एक सर्कुलर पाथ पर जब मोशन होता है, ये जो होता है सरकमफेरेंस डिस्टेंस। सरकमफेरेंस पर अगर कोई एक बॉल है, अगर इस बॉल जो है इस सरकमफेरेंस पर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करने का मतलब है जो बॉल का जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट। जो बॉल मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहा है। अब जो इस सरकमफेरेंस पर जो बॉल है वो जो मूव कर रहा है वो क्या, एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि उसका स्पीड क्या बराबर है, यानी कि यूनिफॉर्म। तो स्पीड यानी कि कांस्टेंट है, लेकिन
जो इसका डायरेक्शन है, जो ये बॉल जो मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन जो है, जो भी ऑब्जेक्ट इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर मूव कर रहा है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, अगर बॉल एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। यानी कि ये जो बॉल का जो इस पाथ पर सर्कमफेरेंस पर जो बॉल का जो मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, वो चेंज हो रहा है। यानी कि मोशन जब कर रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट। यानी कि स्पीड जब कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। और जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो सिर्फ ही डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और डिस्टेंस में क्या है, जो वेलोसिटी है, जो डिस्टेंस में अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड जो है कांस्टेंट है। अब जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, चेंज हो रहा है। जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन है। ये जो है कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। यही था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो बॉल मूव कर रहा है सर्कमफेरेंस पर, जिसका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है ये ऑब्जेक्ट का, वो मोशन करते समय क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, और डिस्टेंस में जो वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। सिर्फ 9th क्लास तक इतने ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ना होता है, और आगे क्लास में पूरा डिटेल से इसको पढ़ना होता है। और यहीं पर हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो पूरा खत्म हुआ। और मोशन को हम 2 भाग में खत्म किए हैं, 2 पार्ट में जो पूरे मोशन को कंप्लीट किए। यही था आपका लास्ट टॉपिक, और मैंने पूरा मोशन को खत्म किए। और आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, और आप एक आसान यानी कि एक सरल भाषा में, एक आसान तरीके में जो मैंने पूरा चैप्टर को खत्म किया, और आपका मोशन यहीं तक लास्ट टॉपिक के साथ आपका खत्म होता है।